आइए, ग्राफ पे और पे करूं या प्रैक्टिस से कर लेंगे? अब मेजर बातें मैं आपको सब बता चुका हूं। XT, VT, AT कौन सा ग्राफ बनाना चाहिए? क्यों बनाना चाहिए बोलो? क्लियर है? मैंने कुछ अच्छे रिलेशन भी बताए थे। A बराबर VD V by dx। क्या एक्सेलरेशन और x का एरिया देता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई नहीं आया? बोलो क्लियर है क्या? चलो भाई, एक और जेई का अच्छा सवाल है वैसे तो, पर छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो रिलेटिव इन 1D। रिलेटिव इन छोटा सा सेगमेंट, वास्तविक रिलेटिव तो मैं आपको 2D में ही पढ़ाऊंगा। रिलेटिव इन 1D छोटा सा सेगमेंट होता है, पर उसे यहाँ पे पढ़ लेना चाहिए। तो हेडिंग डालें रिलेटिव इन 1D, उसके बाद हम चालू करेंगे प्रोजेक्टाइल। रिलेटिव इन 1D, आप समझते हैं मेरी बात? देखिए, आइए चाय वाय पीते हैं। आज मेरी बीवी ने मुझे बहुत मारा। रिलेटिव इन 1D पढ़ाई कर लेंगे आप? तो रिलेटिव इन 1D, रिलेटिव इन, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। तो रिलेटिव इन 1D बेसिकली रिलेटिव हम जानते हैं कि पहली बात रिलेटिव से बच्चे डरते हैं। मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल के बाद मैं रिलेटिव इन 2D पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? और मेरे रिलेटिव 2D पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल ना कोई किताबों में मिलेगा ना कहीं कुछ मिलेगा। पर जिसको मेरी बात समझ में आ गई उसको रिलेटिव इन 2D से डर खत्म हो जाएगा, और जिसको नहीं है उसका डर बरकरार रहेगा, क्योंकि मैं आपको ये ऐसे पढ़ाऊंगा जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि सवाल बनाए कैसे जाते हैं। पर उसके लिए आपको वेक्टर आना, बिना वेक्टर के कुछ नहीं हो पाएगा। रिलेटिव इन 2D अभी से बोल रहा हूँ, क्योंकि 2-1 लेक्चर बाद आ जाएगा वो। गॉट माय पॉइंट? पक्के से 2-1 लेक्चर बाद आ जाएगा। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आपको वेक्टर सॉल्व करना आना, क्योंकि रिलेटिव बिना वेक्टर के होना पॉसिबल। अच्छा, रिलेटिव चीज आसान है। रिलेटिव चीज मतलब आसान, मतलब है टफ, पर वो चीजों को आसान करने के लिए, चीजों को, जैसे आप सोच के देखो, आपको 2 कारों पे सवाल आए, 2 कारों पे, अब उन दोनों में क्या दूरी है? ये सवाल कब आसान होगा? जब एक चल रही हो, एक रुकी हुई हो, या दोनों चल रही हो? और सबसे आसान तो तब है जब दोनों रुकी हुई हो। वो तो खैर सवाल ही नहीं हुआ ना फिर। पर एक हमारे लिए सवाल, अब सोच, ये और आसान हो जाती है जब ये कारें दोनों किसी 2D प्लेन में हो। किस में हो? या 3D में हो? बोलो क्लियर? 2D में हो, 3D में हो, और अगर दोनों चल रही हो तो दोनों के बीच में रिलेशन बताना इतना आसान नहीं। पर अगर एक रुकी हुई हो तो क्या रिलेशन बताना आसान होता है? रिलेटिव यही करता है, वो फ्रेम चेंज करता है। क्या चेंज करता है? तो हमेशा हम उस एक फ्रेम पे बैठ जाते हैं। जिस फ्रेम पे हम बैठ जाते हैं, क्या उसे रेस्ट पे मान लेते हैं? उसे किस पे मान लेते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पहले ही बात कर चुका हूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या क्या चीज डिपेंड करती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे टाइम डिपेंड, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पार्टिकल डिपेंड, इंडिविजुअल फोर्स डिपेंड, क्या बाकी सब डिपेंड करता है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, वर्डन। अरे यार हां बोल, कोई बुराई वाली बात? ये सब फ्रेम पे डिपेंड करती है, पर जो 3 मेजर चीजें अपने पड़ी जो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती, वो है टाइम, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पार्टिकल्स एंड द इंडिविजुअल फोर्स। मुझे लगा तो मैं आया। तो हम जनरली फ्रेम चेंज करके टाइम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहले जो मैं बोला चमका। जैसे मैं कह रहा हूँ बहुत आसान सवाल से नहीं, ठीक ठाक सवाल से अपन चालू करते हैं, नहीं तो बहुत लल्लू सवाल। तो मैं कैसे चालू करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि तूने काम नहीं करा, तू भाग रही है अपने ठेले पे। तूने काम नहीं करा, तू भाग रही है अपने ठेले पे। मान ले मैं तेरे को बोलूँ कि मान ले कि तेरा एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना? ठेले का एक्सेलरेशन 5, कोई बात नहीं है। 10 मीटर पर सेकंड तेरी इनिशियल रफ्तार है। बोलो क्लियर? मैं तेरा पीछा कर रहा हूं कार से, मेरा एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उल्टा हो गया थोड़ा, चलो कोई बात नहीं। बोलो क्लियर? पर मेरी इनिशियल रफ्तार है 20 मीटर पर सेकंड। कितनी है? और हम दोनों के बीच की दूरी है 60 मीटर। कितनी? क्या मैं तुझे पकड़ पाऊंगा? अगर पकड़ पाऊंगा तो कब पकड़ पाऊंगा और कहां पकड़ पाऊंगा, और नहीं पकड़ पाऊंगा तो कितनी दूरी से चूक जाऊंगा। सवाल से ही शुरुआत करी है अपन ने। इधर देखते हैं, आइए। सिंपल,
इसे ग्राउंड फ्रेम से भी कराया जा सकता है, पर इसे करना चाहिए रिलेटिव फ्रेम से। किससे? मान लो तू ठेले पे बैठ जाए, कहां पे बैठ जाए? तो ठेले पे बैठते तूने किसको रेस्ट पे कर लिया? ठेले पर। किसको? इसे मैं बी मान लेता हूं, इसे मैं ए मान लेता हूं। जैसे ही बी को रेस्ट पे करा तो विद रिस्पेक्ट टू बी पूरी कहानी दुनिया देखते हैं। ये जो दुनिया आप देख रहे थे ये उस आदमी के लिए जो ग्राउंड से देख रहा था। कहां से देख रहा था? क्यों ना हम दुनिया के नजरिए को बदलें और हम यहां से देखें। बोलो क्लियर है? यहां से मतलब बी से। जैसे ही बी पर बैठे, क्या बी रेस्ट पर हो गया? जैसे इस पर बैठे बी रेस्ट पर हो गया। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, बी रेस्ट पर हो गया। जैसे ही बी रेस्ट पे होता, व्हाट इज द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू क्या? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 20 minus 10 दैट इज 10। अरे हां ना बोल। दिस इज 3 minus 5 दैट इज -2। बोल यस और नो। मतलब इसके लिए एक पार्टिकल है जिसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड है और क्या उसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो इसके लिए बात कैसा होगा? ये एसी शायद नहीं चल रहा है, मतलब चल तो रहा है पर वो चल नहीं रहा है। लाइट गई थी तो 10 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब सोच देख इसके लिए बात कैसा है इस पार्टिकल का? आगे जाके वापस पलटी मारनी। अरे यार, अगर इसलिए सोचा जाए तो ये पार्टिकल क्या करेगा? पहले आगे आएगा फिर, बोलो क्लियर है? पहले आगे आएगा और फिर पलटी मारेगा। ठीक भाई, अगर इसने पलटी 60 मीटर के पहले मार ली तो इसे कभी भी पकड़ नहीं पाएगा, पर अगर 60 मीटर के बाद मारी तो 2 बार पकड़ेगा। अरे यार ध्यान सोच, अगर 60 मीटर के पहले मार ली तब तो कभी नहीं पकड़ेगा, पर अगर बाद मारी तो अच्छा देखते हैं पलटी कहां मारेगा। क्या पलटी मारने के लिए बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर, अभी आसान हो गया सवाल। बी स्क्वायर फाइनल रफ्तार 0 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 2 इंटू माइनस 2 इंटू एस इज डिस्प्लेसमेंट 100 स्क्वायर बटे 4 25। अरे कितना? अरे क्या मैंने 25 दूरी पे पलटी मार ली? लो भाई साहब 25 पे पलटी मार ली तो आप यहां से वापस आ गए। ये दूरी कितनी बची? 35। तो अपन पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए? पर कितनी मिनिमम दूरी से चूक गए? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। बोलो सवाल आसान हुआ टफ हुआ? क्या रिलेटिव से आसान हुआ टफ हुआ? रिलेटिव इन मंडी बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं। ध्यान सुनाइए, ये सवाल में 5 वाला स्टेशन हो सकता था। कैसे मैं बताता हूं सिंपल। पहले एक सवाल लेता जिसमें सिर्फ दोनों की रफ्तार होती। अरे यार मैंने डायरेक्ट वो सवाल लिया जिसमें दोनों की रफ्तार भी है, एक्सेलरेशन भी है, पकड़ा धकड़ी वाली बात भी हो रही है। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो मैं पहला सवाल ले लेता जिसमें दोनों की सिर्फ वेलोसिटी होती है, दोनों की सिर्फ। अगर तुझे मेरी बात समझ में आ रही तो इस सवाल का ओरल आंसर दे दे, देखते तू दे पाता है नहीं दे पाता। मान लो एक कार है जो भाग रही है सपोज 50 मीटर पर सेकंड से, कितने से? 50 मीटर पर सेकंड से, और इसके पीछे कार भाग रही है जो भाग रही है 70 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 70 मीटर पर सेकंड से। अगर मेरी बात समझ में आती है तो ओरली आंसर देना। इन दोनों के बीच की दूरी है 100। कितनी? 100। बताओ कितनी देर बाद पकड़ लेंगे? कोई दिक्कत वाली बात? ऐसे बेसिक रेस्ट्रिक्शन चालू करने की बजाय मैंने थोड़ा सा ठीक लेना पसंद करा। अरे यार हाँ ना बोल। फिर थोड़ा और टफ करते तो एक का एक्सेलरेशन लेते, एक का नहीं लेते, फिर दूसरे का लेते, इसका नहीं लेते, फिर क्या दोनों का ले लो, और फिर क्या ये रिलेटिव वाली भी बात कर लो, कोई बुराई वाली बात। एक बात अच्छे से सोचो कि अगर 2 पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहे होंगे, दोनों का एक्सेलरेशन भी होगा, दोनों में वेलोसिटी होगी, तो क्या तू सवाल कर सकता है? सवाल तो ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकता है, पर अगर एक पर बैठ के करेगा तो क्या सवाल बहुत आसानी से दिखने लगेगा? पकड़ पाएंगे नहीं पकड़ पाएंगे, जो भी होगा क्या अपने को बात समझ में आएगी? इसी सवाल में सोच के देख, अगर ये दूरी 60 की बजाय 20 होती, कितनी होती? तो ये पार्टिकल को कितनी बार पकड़ता? कितनी बार? कितनी बार? अच्छा ये बात समझ में आ रही? 2 बार पकड़ेगा। 2 बार पकड़ेगा तो टाइम की 2 वैल्यूज आएंगी। टाइम की ग्राउंड फ्रेम में कैसे समझेगा उसको? 2 बार पकड़ेगा, ये तो क्लैरिटी समझ आ रहा है। अगर ये दूरी 60 की बजाय 20 मीटर होती तो अपन 1 बार पकड़ते कि 2 बार? इसमें कोई शक वाली बात? 2 बार पकड़ते। नहीं आया। उस बात को ग्राउंड फ्रेम में कैसे समझेगा? क्या पहले इसकी रफ्तार ज्यादा है तो इसको जाके ओवरटेक कर लेगा? अरे यार, पर क्या फिर इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है तो क्या फिर ये बाद में इसको ओवरटेक करेगा? तो क्या 2 बार क्रॉस करेंगे? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया? इसलिए अरे आया कि नहीं आया? सोच लो। अरे पक्का? अरे गारंटीड? ऐसा एक और कर रहा हूं कि क्लैरिटी है। एक क्लैरिटी क्या है? फिर से एक बार बोल रहा हूं, 2 पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, दोनों की वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो, क्या सवाल कर सकता है? बात खत्म। ठीक, थोड़ा सा और अलग करते हैं। आइए
चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल, हाँ कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। नहीं, टाइम की वैल्यू नहीं आएगी, नेगेटिव आने लगेगी, क्योंकि मिल तो रही नहीं है कभी। टी नेगेटिव आएगा मतलब उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसलिए ग्राउंड फ्रेम से लंबा ही होता है, ग्राउंड फ्रेम से करने की जरूरत। मैं नहीं भी सवाल कराऊं तो भी हो जाता है, बट ये तो बताऊं ये सवाल छोटे हो सकते हैं। एक लाइन में आ गया, खत्म, एक पे बैठ जाओ। जब भी दो चीज मूव करनी हो एक पर, हमेशा सवाल आसान होगा। हम जब भी दो चीज मूव कर रही हो और सवाल पूछा जाए तो एक पर बैठ जाना, उसके फ्रेम में सारी चीज देखो, हमेशा चीज आसान होगी, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। खैर देखो ध्यान से, मान लो मैं आपसे बोलूं ऐसे, देख कि भाई साहब ये पार्टिकल है 100 मीटर। पार्टिकल क्या मतलब, दूरी है 100 मीटर। एक पार्टिकल को फेंका अपन ने नीचे 10 मीटर पर सेकंड से, कितने से 10 मीटर पर सेकंड से। एक पार्टिकल नीचे से फेंका 30 मीटर पर सेकंड से। क्या दोनों टकराए? कब टकराए, कहां टकराए? मोशन ग्रेविटी है। मेरी बात ध्यान सुनो, ओरल सवाल है, इतना पेन नहीं चलाना इसमें। इधर देख, मोशन डे ग्रेविटी के हमेशा सवाल बहुत आसान होंगे रिलेटिव के। जब भी दो पार्टिकल मोशन डे ग्रेविटी में फेंके जाएंगे तो उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि दोनों में सिर्फ ग्रेविटी लग रही होगी। अगर दोनों में सिर्फ ग्रेविटी लग रही होगी तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हवा नहीं है, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा। ये सबसे खास बात होती है, ध्यान से सोचो। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ, यानी कि मैं ए पर बैठ जाऊं, कहां बैठ जाऊं? अगर ए पर बैठ जाऊं तो इसकी वेलोसिटी क्या है? 40। क्या है? ध्यान से भी देखो तो जुड़ रही है। बोलिए सॉल्व नाउ, ओरली समझ में आना चाहिए था। रफ्तार अपनी 40 है, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा ध्यान देखो, इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0। किसके फ्रेम में? ए के फ्रेम में एक्सेलरेशन कितना है? 0। क्यों है? क्योंकि भाई साहब जी माइनस जी 0। बोल यस और नो? मुझे लगा ही तुम्हें आया। तो भाई साहब 0। मोशन डे ग्रेविटी की बहुत खास बात होती है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होता है। रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होता है। तो भाई साहब जी 0 होते हैं। ध्यान देखो तो ये दूरी कितनी? 100। कितनी? ओहो 100 मीटर आती है। अब देखो ध्यान से, 100 मीटर चलना है 40 मीटर पर सेकंड से। क्या आंसर आया? 2.5। क्या चीज फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती? क्या डिपेंड नहीं करता? टाइम। इसलिए टाइम निकाला गया है। पहले तो जो मैं बोला चमका, तो टाइम आके 2.5 सेकंड। ओरल सवाल है, मैं तो ऐसे करता हूँ 30 + 10 40, 100/40। अरे भाई हाँ ना बोल, 100/40। खेला खत्म। कैसे होगा बेटा? मोशन ग्रेविटी पढ़ाया तब भी पढ़ाया था। कोई भी ऊपर जाओ नीचे जाओ माइनस जी रहेगा। पार्टिकल ऊपर जाता है तो एक्सेलरेशन माइनस जी, और नीचे आता है तो माइनस जी। कराया भी था। लॉजिकली भी सोच, इसका और इसका एक्सेलरेशन सेम है क्या अलग है? अरे धरती माता तो एक ही तरीके से खींच रही है। अरे एक मिनट, तुम्हें मेरी बात समझ? गुड। तो बस 0, तो आंसर है 40। अब कितनी देर में गिरेगा? देख यहाँ पे ग्राउंड फ्रेम में वापस आ जा, क्या दूरी हो जाएगी? ध्यान से देखो, तो 10 × 2.5, 10 × प्लस हाफ ऑफ 10 × 2.5 का होल स्क्वायर। बोल यस और नो? अब सॉल्व कर लो, जो भी दूरी है यहाँ पे टकराएंगे। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? अरे UD + हाफ ऑफ AD² लगा दिया ना। ओ तेरी, ये सवाल तुम्हें टफ लगा? इस सवाल का उत्तर ओरली दें, पेन मत चलाना, ओरली देना बिल्कुल। घूसा मार देना, नहीं तो मैंने एक पार्टिकल को ड्रॉप करा, एक पार्टिकल को ये 50 मीटर, पार्टिकल को फेंका दूसरे को 60 मीटर, 20 मीटर पर सेकंड से। कहां टकरा है? कहां टकरा है?
कहाँ और कब का अंतर समझ नहीं आता तुम्हें? ओरली निकालना, पेन मत चलाना। ओरली निकालना, पेन मत चलाना। सब लोग बोलो। पहले तो आप कितनी देर बाद टकराए? क्या अगर इस पर बैठकर देखूं तो इसकी इनिशियल रफ्तार 0, एक्सेलरेशन 0 क्या है? 20। क्या दूरी चलनी है 60 का समय लगा 3 सेकंड। 3 सेकंड में कितना गिर जाएगा? हाफ dt स्क्वायर। कितना गिर जाएगा? तो हाफ इंटू 10 इंटू 3 स्क्वायर कोई गिरे वाली बात? अरे यार हाँ ना बोल। 45 मीटर। कितना? दैट्स इट। क्या मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर दो पार्टिकल एक साथ ट्रीट करे जाएंगे तो उनको सॉल्व करने का तरीका क्या रिलेटिव होगा? बहुत आसान होगा, इसमें कोई शक वाली बात। आप बोलो तो और पे करूं या पिक्चर क्लियर है? अरे हाँ ना बोल। उतार ले, एक और थोड़ा लगता है इतना कराया तो आ जाइए, कंफ्यूज जाइए मत। भैया जी स्माइल। क्यों मेरी गुड़िया? हाँ आइए, मान लीजिए मेहरबान कदरदान, मान लीजिए कि एक सुंदर कन्या खड़ी हुई है एक लिफ्ट में और लिफ्ट थोड़ी बड़ी है। चौबीस मीटर ऊपर, ज्यादा हो गया, बहुत बड़ी लिफ्ट है। अरे हाँ ना बोल। एक लिफ्ट में सुंदर कन्या ऊपर 24 मीटर पे खड़ी हुई है। कहाँ पे खड़ी हुई है? 24 मीटर पे खड़ी हुई है भाई साहब। और ये लिफ्ट जो है ना, इसकी इनिशियल रफ्तार, मतलब ये जो रफ्तार जिस समय की बात हो रही है उस समय 10 मीटर पर सेकंड है। इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बोलो क्लियर है? इस समय इस सुंदर कन्या एक कॉइन ड्रॉप करती है। ड्रॉप्स अ कॉइन, ड्रॉप्स अ कॉइन। बोलो क्लियर है? क्या वो कॉइन नीचे टकराएगा? कब? आइए। हाँ भाई इधर देखिए, 24 मीटर। कितना? मेरी बात को ध्यान से सुनो। पहले तो ड्रॉप अ कॉइन का क्या मतलब समझते हो तुम लोग? मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ। इस कॉइन की इनिशियल रफ्तार क्या है? 10। ग्राउंड फ्रेम में देखोगे ना तो कॉइन पहले ऊपर जाएगा और फिर इधर। जिसको नहीं आता समझ ले, जिसको आता है अच्छी बात है। कभी भी किसी भी चलते हुए फ्रेम से ड्रॉप शब्द का प्रयोग करा जाए तो उसको वो रफ्तार मिल जाती है जो उस फ्रेम की है। मैं आपको एक बात समझाता हूं। मान लो मैं कार में जा रहा हूं। किस में जा रहा हूं? सपोज मैं कार में जा रहा हूं और कार की कुछ रफ्तार है। कार की कुछ ऐसे अब मैं उसमें कोई चीज गिरा दूं, ये चीज, क्या जब मैंने उसे छोड़ा तो क्या उसकी वो रफ्तार थी जो मेरी कार की थी? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो when we drop something from a frame of reference, then automatically that object gets the speed of the frame at that instant. यार हाँ ना बोल। अब मेरी बात ध्यान समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मान लो मैं कार से जा रहा हूँ, थोड़ी देर समझे अच्छे से बात को। अगर मैं कार से जा रहा हूँ और मैं कार ज्यादा जब मैंने इसको छोड़ा तो मेरी रफ्तार थी 5। कितनी थी? और मेरा एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरा मतलब कार। जब मैंने इसे छोड़ा तो इसकी रफ्तार कितनी? 5। कितनी? और एक्सेलरेशन 2 नहीं, एक्सेलरेशन 2। एक्सेलरेशन ट्रांसफर होता है कि रफ्तार? अरे अब तो कांटेक्ट छूट गया ना, तो एक्सेलरेशन ट्रांसफर। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। इस पार्टिकल को जब छोड़ा गया तो इसकी रफ्तार कितनी थी लिफ्ट की? 10। तो 10 मिला। अब क्या ये हवा में है? तो सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी, उस 2 से कोई लेना देना। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। खैर मैं सवाल आपको ग्राउंड फ्रेम में कराऊंगा नहीं। मेरे को एक बात तो सिखानी थी। कैन व्हेन वी रिलीज समथिंग और ड्रॉप समथिंग फ्रॉम अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन इट ऑटोमेटिकली गेट्स द वेलोसिटी ऑफ दैट फ्रेम एट दैट इंस्टेंट, बट एक्सेलरेशन डज नॉट ट्रांसफर। एक मिनट, क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? अपने को याद होनी। कई सारे सवाल मिलेंगे। बलून जा रहा है ऊपर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 5 सेकंड बाद एक पार्टिकल को छोड़ दिया। इसका मतलब जब पार्टिकल को छोड़ा तो उसकी वो रफ्तार भी रही होगी जो क्या बलून की थी? ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत
अगर नहीं आता हो तो लिख लेना ये बात जरूर कि जब हम किसी चीज को किसी फ्रेम से छोड़ते हैं तो उसको रफ्तार मिल जाती है, एक्सेलरेशन मिलता क्या है। इस सवाल को तो मैं ओरली आंसर करूंगा, ध्यान सुनना। तो चीटा बन गया, बैठ जा। चीटे के लिए इसकी इनिशियल रफ्तार, सब लोग बोलो, चीटे के लिए इसकी इनिशियल रफ्तार पक्की बात। चीटे के लिए, किसके लिए? ग्राउंड की बात नहीं कर रहा क्योंकि टाइम फ्रेम पे डिपेंड। तो यहां से आसानी से हो जाएगा। देख इसका एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल with respect to theta equals to acceleration of the particle minus acceleration of theta, acceleration of particle of the acceleration of the particle is minus 9.8 मतलब 10। अरे हाँ ना बोल, नहीं आया, minus 10 and the acceleration of the theta is 2 meter per second square, that is minus 2 क्या minus 12। तो इसका G इफेक्टिव 10 से 12 है, 10 से 12 है। जब पार्टिकल ड्रॉप करा गया है तो टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्ट अंडर रूट 2h by d यानी कि अंडर रूट 2 24/12 आंसर 2 सेकंड खत्म। ओरल था तो मैं दूर दूर तक कुछ भी समझ। रिलेटिव आसान करता है। अगर आपने ग्राउंड ट्रेन से सोचा होगा ना तो बहुत टफ रहा होगा ये, पर अगर रिलेटिव से सोचोगे तो ये। एक मिनट जल्दबाजी मत करो, सवाल में बहुत सारे करा सकता हूं। समझ आया कि नहीं आया? एक लाइन में ओरल है, मतलब मेरे लिए तो ये सवाल ओरल। कुछ बात समझ नहीं आई हो बेझिझक पूछो, शर्माना मत, बिल्कुल मत शर्माना। जब पार्टिकल को फेंका गया तो इसकी रफ्तार 20 मीटर पर सेकंड थी, पर जो एक्सेलरेशन था वो नीचे की तरफ था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम यहाँ से तो सुंदर कन्या ने इसके ऊपर डिस्काउंट पार्टिकल को छोड़ दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्टिकल की हाइट थी जमा 16 मीटर। बताओ कब टकराएगा? कब टकराएगा? कब टकराएगा? कब टकराएगा? क्या ओरली कर पाए? क्या आंसर अंडर रूट 2h by g इफेक्टिव? अंडर रूट 2h by अब g इफेक्टिव 10 है, 12 है, 8 है, कितना है? 2 × 16/8 यानी कि आंसर आया रूट 4 का मतलब। अरे भाई साहब आना तो बोलो। वो का वही करा है, उसमें कोई खास बात मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। एक और, अरे एक और, अरे हाँ क्लैरिटी एकदम सिंपल। बंडी रिलेटिव के सवाल हैं। किसके? ये सेक्शन खत्म नहीं हुआ, ये प्रोजेक्टाइल के बाद फिर प्रकट होगा अपना असली रूप लेकर जब हम पढ़ेंगे रिलेटिव एंड। उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, शिप प्रॉब्लम, शॉर्टर डिस्टेंस प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, प्लेन विंड प्रॉब्लम, फ्लैग प्रॉब्लम, कुत्ता बिल्ली प्रॉब्लम, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, काफी सारी वैरायटी। पर उनका एक ही कोर चीज होगी, वो होगा वेक्टर सॉल्व करना। क्या सॉल्व करना? इसलिए आपको वेक्टर आना। बोलो तो और पे करूं, नहीं तो आगे बढ़ जाऊं। हेडिंग डाल लो प्रोजेक्टाइल, हेडिंग डाल लो प्रोजेक्टाइल। बहुत बेसिक लेक्चर आज का प्रोजेक्टाइल का। आइए, शर्माए नहीं बिल्कुल, चलिए आइए। प्रोजेक्टाइल जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, स्टार्ट होने से पहले हमने बात कर ली थी। प्रोजेक्टाइल मोशन एंड ग्रेविटी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। प्रोजेक्टाइल इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। बिफोर स्टार्टिंग प्रोजेक्टाइल मैं आपको एक जनरल बात सिखाना चाहता हूं जो शायद आपको आनी चाहिए। क्या मैंने एक्सेलरेशन कांस्टेंट पर 2 चर्चाएं करी है कोई बात की? नहीं करी ना? तो सुन, अगर जब भी प्रोजेक्टाइल थोड़ी देर के लिए भूल जाए, एक कॉमन फिजिक्स पढ़ते हैं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ऐसा क्योंकि कई बार होगा, मैं बता रहा हूं कहां पे, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा मैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कई जगह आएगा, याद कर। इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है QE, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इनफाइनाइट शीट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है σ/2ε। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैपेसिटर के अंदर यही होती है, इसलिए पूरे कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, इसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल छोड़ोगे तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही होगा। अरे यार हाँ ना बोल, इसलिए जो बोलने वाला हूं वहां पे भी सब जगह आएगा, इसलिए दोबारा वहां पे बोलूंगा नहीं, बोलूंगा देख वहां पढ़ाया था, अरे यार हाँ ना बोल। और यहां बोल रहा हूं वहां पढ़ा दूंगा, नहीं यहां पढ़ा रहा हूं। तो एक कॉमन सेंस की बात पढ़ते हैं। किसकी बात? कॉमन सेंस पे अपन चर्चा करते हैं। एक्सेलरेशन बराबर कांस्टेंट, एक्सेलरेशन बराबर। असलियत में एक्सेलरेशन कांस्टेंट जब होता है तो कितने प्रकार के पाथ हो सकते हैं? सिर्फ 2।
स्ट्रेट लाइन या पैराबोला, सर्कल नहीं हो सकता। सर्कल में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन कांस्टेंट। मेरे को इसका बेस्ट एग्जांपल मोशन अंडर ग्रेविटी। पत्थर को कैसे फेंको, क्या ऐसे तो नहीं होता, पत्थर फेंका ड्र सर्कल, ड्र इलिप्स। पत्थर फेंक कैसे जाता है, या तो सीधा जाता है या फिर इसके अलावा कोई पाथ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट के इसके अलावा कोई पाथ हो ही नहीं सकते। इसलिए फिर कहना थोड़ी देर प्रोजेक्टाइल बोलो, ध्यान समझो क्या हो सकता है। अगर कभी भी किसी भी पार्टिकल पर, अगर कभी भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन, तो उसके सिर्फ दो पाथ हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन और अब कब स्ट्रेट लाइन का पैराबोला, ये भी कॉमन सेंस है। और कोई नहीं हो सकता, ऐसे मत देख मेरे को शक भरी निगाहों से, और कुछ नहीं हो सकता तो, क्योंकि जो हम पत्थर फेंकने वाली प्रक्रिया है उसमें मोशन अंडर ग्रेविटी कांस्टेंट है ना। तो पाथ तूने दो ही देखे, कौन से, स्ट्रेट लाइन और लाइव एग्जांपल है हमारे सामने, इसलिए परेशान होने की जरूरत। इसका इससे जनरल इंटरप्रिटेशन क्या है कि इफ देयर इज एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इफ देयर इज एक्सेलरेशन देन पार्टिकल हैव ओनली टू पाथ्स पॉसिबल। कौन कौन से, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। अब पहली बात, सब कब स्ट्रेट लाइन कब पैराबोला, कब स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन तब होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी से सीख लो, जब या तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो। सो स्ट्रेट लाइन कब होगा, या तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, या पार्टिकल को ऊपर फेंको या पार्टिकल को, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। ऊपर फेंकने का मतलब क्या, वी आर अपोजिट टू एक्सेलरेशन, और नीचे फेंकने का मतलब वी आर, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्या इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ तब होगा जब या तो रफ्तार जीरो हो, या यू वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर हो, या फिर यू वेक्टर एंटी पैरेलल टू ए वेक्टर हो। इसके अलावा और कभी स्ट्रेट लाइन, बाकी सब केसेस में क्या होगा, और कुछ नहीं होगा, अदर केसेस, और कुछ होता ही नहीं है इनमें, इसलिए कंफ्यूज ही मत होना। एक एग्जाम में एक सवाल आया, ध्यान सुनना, उन्होंने ऐसे बच्चों को डराया, देखो इनिशियल वेलोसिटी है i कैप प्लस j कैप और एक्सेलरेशन है 2i कैप प्लस 3j कैप, व्हाट इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल। उन्होंने ऑप्शन दे दिए, स्ट्रेट लाइन, बी पैराबोला, डी सी सर्कल, डी इलिप्स। क्या आंसर है, क्या है, क्या है, क्या है? बच्चे सवाल निकालने लगे, पता नहीं क्या क्या। अबे जरूरत ही नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल जीरो है, 90 मतलब 180 है, जीरो है, या कुछ नहीं है, मतलब कुछ और है। इसका मतलब पाथ क्या होगा, पाथ क्या होगा, क्या होगा, खेला खत्म। सोचना ही नहीं था, ज्यादा सोचना ही नहीं था, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया, तो सीख नहीं। अब देख कैपेसिटर में यही होगा, जब कैपेसिटर में आप चार्ज पार्टिकल फेंकोगे ना तो उसके दो ही बात हो सकते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला। बिल्कुल, आपकी शीट में एक सवाल आएगा जब आप बाद में पढ़ोगे, जब आपको पढ़ाया जाएगा स्टूडेंट, जैसे एक चार्ज इनफाइनाइट शीट है, उसमें चार्ज पार्टिकल फेंक दो माइनस क्यू, ऐसे कैसे इनफाइनाइट शीट यूज इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाय, तो भाई साहब वो तो अपना कांस्टेंट फोर्स हो गया ना, क्या हो गया, कांस्टेंट। क्या अगर ऐसे एंगल पे फेंका गया है तो इसका पाथ होगा पैराबोला, क्या होगा, उस समय आपको पैराबोला आना चाहिए, उस समय आपको पैराबोला, डरो मत, सब आएंगे। बट अभी सीख जाओ, ये वही नॉर्मल कोर्स की बातें जो अपन करने वाले हैं। जो आप प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे ना, बिल्कुल ऐसा कैसे प्रोजेक्टाइल का हर सवाल पूछा जा सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जहां पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो, या फिर कैपेसिटर में। यस सर। अरे यार, कभी मन के कोने में जम जाना चाहिए कि मुझे वो सेगमेंट आता है, यार नहीं आया, डरने की जरूरत नहीं, इसलिए इसे कॉमन सेंस की तरह पढ़ो। खैर, अब पैराबोला स्ट्रेट लाइन, अपने बात समझ में गई, पैराबोला है और ये स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं दो। ये उतार फिर कुछ बातें बताता हूं आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो पाथ सिर्फ दो हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। और कब स्ट्रेट लाइन होता है और कब पैराबोला होता है, आपके सामने है। हेलिकल पाथ बेटा वहां पे आता है अपने मैग्नेटिज्म में, वो कांस्टेंट फोर्स नहीं, उसमें डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, क्यू वी क्रॉस बी, वो अलग है बिल्कुल। वो तो बेटा वो उसे एयर ड्रैग कहते हैं, क्या कहते हैं, वो कौन बर्नौली लगती है, अरे क्या बोलते हैं उसे, मैग्नेस इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, मैग्नेस इफेक्ट। वो तो स्विंग अलग चीज है, स्पिन अलग चीज है, पढ़ाऊंगा रोटेशन में, स्पिन पढ़ाऊंगा रोटेशन में, मैग्नेस इफेक्ट पढ़ेंगे कहाँ पे, फ्लूइड में। वो बर्नल ऐसे से घुमाते हैं तो प्रेशर डिफरेंस आ जाता है, क्या आ जाता है, प्रेशर डिफरेंस, पार्टिकल्स की वजह से, तो डेविएट होती है, वो अलग चीज है बिल्कुल।
हाँ भाई, स्ट्रेट लाइन u इक्वल टू 0, u ये तो अपना पार्टिकल पैराबोला क्या है? अब चलो मैं आपको बिफोर स्टार्टिंग नॉर्मल प्रोजेक्टाइल ये उतार लिया इलस्ट्रेशन उतार लिया, ध्यान से। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि एक पार्टिकल है जिसपे एक्सेलरेशन इधर है, एक पार्टिकल है जिसपे एक्सेलरेशन, बोलो क्लियर, और पार्टिकल u को ऐसे फेंका गया थीटा एंगल पे, बोलो क्लियर, क्या प्रोजेक्टाइल है? क्या प्रोजेक्टाइल है? हाँ ना बोल, कैसा प्रोजेक्टाइल? ये तो समझ आया है प्रोजेक्टाइल है, बोल आया कि नहीं आया? अरे पर शेप तो पता पड़नी चाहिए ना, शेप तो पता पड़नी चाहिए, बोलो बोलो, सब लोग बोलो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 1 2 3 4। मैं आपको एक कॉमन सेंस की बात बताता हूँ। एक पार्टिकल को आप ऐसे फेंको ग्राउंड से 10वीं मंजिल पे, कौन सी मंजिल पे? 10वीं मंजिल से ऐसे फेंको, क्या पार्टिकल ऐसे जाता है? ऐसा दिन 10वीं मंजिल पे आप बचा, पत्थर घुसा 5वीं में। ये सही है कि ये सही है? एक्चुअली कंफ्यूजन कभी भी नहीं होना चाहिए। 1 आंसर नहीं है, 2 आंसर है, और जो 3 और 4 दे रहे हैं उनका भगवान मालिक है। अरे यार, जो 3 और 4 दे रहे हैं उनके लिए मेरे पास कोई उत्तर, घर पे जाके कांच के सामने रोएं, मैं ही ऐसा। सर हम जाके रोते हैं पर बोलते कुछ और हैं, हमें ही ऐसा मास्टर क्यों मिला? यार देख, असलियत में वेलोसिटी क्या चीज, जैसे ये हमारा नॉर्मल केस है, इसमें जी इधर नीचे, एक्चुअली वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सप्रेशन, that will decide the shape of the parabola. Velocity always tries to achieve the direction of acceleration. अरे यार, तो इसमें एक्सेलरेशन इधर है, तो पैराबोला ऐसा होगा कि ऐसा होगा? अरे यार, ये वेलोसिटी इधर है, ये एक्सेलरेशन इधर है, तो क्या ये इसकी डायरेक्शन को क्रॉस कर सकता है? नहीं। क्या वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ, मुझे लगा नहीं तो मैं आया, ऑलवेज ट्राइज टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया नहीं आया? सोच लो। मान लो मैं आपसे बोलूं, ध्यान सुनना, मान लो मैं आपसे बोलूं तो पहली बात कि अगर स्ट्रेट लाइन है तब तो कुछ शेप की जरूरत ही नहीं है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो पैराबोला है, तो शेप ऑफ द पैराबोला कैसे डिसाइड होगा? उसके लिए कॉन्सेप्ट है कि वेलोसिटी, और पहली बात एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो दो ही पास स्ट्रेट लाइन, और मान लो पैराबोला बन रहा है तो पैराबोला की शेप कैसी होगी? उसके लिए क्या करेंगे? Parabola forms such that velocity always tries to achieve the direction of, मुझे लगा है तुम्हें आया, velocity always tries to achieve the direction of, ये उतार के कॉन्सेप्ट लिख लो ये, ताकि तुम्हें याद रहे हमेशा। मैं सिर्फ प्रोजेक्टाइल के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, पूरी फिजिक्स के लिए पढ़ा रहा हूँ। कॉमन सेंस की बातें कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। आपकी वेलोसिटी ऐसी है, आपकी वेलोसिटी यू है और एक्सेलरेशन भाई साहब ऐसा है, जैसे ऐसा है, मैं बताता हूं कुछ भी, ए ऐसा है, बोल पैराबोला कैसा होगा? खुद सोच, शेप किस टाइप की होगी? बोलो कैसी कैसी कैसी? हाँ बना लो, अंदाजा अपना सही होना चाहिए बस, मतलब तुम्हें फील तो आनी चाहिए ना हो क्या रहा है। अरे यार, वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे क्या पूछ लेगा, उसमें एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, तो भाई साहब पैराबोला बनना है या स्ट्रेट लाइन होनी? पैराबोला बनना है तो वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ, ऑलवेज ट्राइज टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। मान लो एक छोटी सी बात पूछूं तो ऐसे कि मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज क्यू मास है, बोलो क्लियर? अरे हाँ ना बोल, इसमें ग्रेविटी भी लग रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा दी, और ग्रेविटी तो नीचे है ही, बोलो क्लियर? और इसको u इक्वल टू 0 से छोड़ दिया जाए, बता पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? एक पार्टिकल है जो चार्ज क्यू मास m है, जिसपे mg भी लग रहा है और qe भी लग रहा है, mg भी लग रहा है, और e क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। e क्या है? क्या है?
एमिसिविटी क्या है? एलिफेंट। बोलो वो ठीक है, पाथ कैसा है बताओ अब। पाथ कैसा पार्टिकल है तो बताओ। ये mg और इधर qe, बोल पाथ कैसा? बस मैंने घूसा मार देना है। पाथ कैसा है पार्टिकल का? कैसा है? स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। क्या mg और qe का रिजल्टेंट इधर है? क्या qe कांस्टेंट है? क्या mg भी कांस्टेंट है? क्या दोनों का रिजल्टेंट भी कांस्टेंट है? तो क्या एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है? क्या रफ्तार इनिशियल 0 है? तो पार्टिकल सीधा जाएगा स्ट्रेट लाइन में। कंफ्यूज मत हो। अरे भाई हाँ ना तो बोल, तेरे प्राण पखेरु। क्या तेरे को समझ में आ रहा है? इससे में बहुत सारी चीजें आगे वाली पढ़ाई जा सकती है। अभी बहुत ज्यादा जान नहीं रहा हूं, पर आपको समझ में आना चाहिए जो हम पढ़ने वाले हैं वो आगे भी बिल्कुल एज इट इज पूछा जा सकता है, इसमें कोई शक वाली बात। बस याद रखना, जहां जहां हम जी लिखेंगे वहां पे आगे लिखा जाएगा जी इफेक्टिव। क्या लिखा जाएगा? पर आपको क्या सीखना है एक अच्छे बच्चे को कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट के दो ही पाथ, स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन। और अब मैं वो वाली बातें करता हूं जो बेसिक किताबों की होती है, फिर उसमें कुछ अच्छे सवाल बाद में कराए जाएंगे। आइए देखते हैं। रामलाल श्यामलाल, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम। उतार लिया, आगे बढ़ जाऊं। अब देख, अपने नॉर्मल प्रोजेक्टाइल होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा आप बोलो वैसा मैं कर लेता हूं। अगर मान लीजिए आपका पार्टिकल है, थोड़ी सी गणित लगा लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। मान लीजिए 0,0, मान लीजिए u, मान लीजिए एंगल थीटा, इधर वाली वेलोसिटी u cos थीटा। अरे हाँ ना बोल, इसको मान लेते हैं ux। क्या मान लेते हैं? ux। इधर वाली रफ्तार u sin थीटा, पक्की बात। अपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है। अगर मैं नीचे वेलोसिटी की बात करूं तो लिखी जाएगी ux i कैप प्लस uy j कैप। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। और एक्सेलरेशन लिखा जाएगा माइनस g j कैप। बोल यस और नो। क्योंकि अपना जो प्रोजेक्टाइल है वो हमेशा, जो अपना पार्टिकल है वो हमेशा पैराबोला बनेगा, क्योंकि अपना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो हमेशा ऐसे रहेगा कि इट विल ट्राई टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। यस और नो। मतलब नॉर्मल कोर्स में जो हमारा पाथ आएगा वो ऐसा आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इस प्रोजेक्टाइल की ये दूरी कहलाती है रेंज, ये कहलाती है hmax। बहुत बेसिक सी बातें, इसलिए मैं आपको थोड़ी रफ्तार में बता रहा हूं, पर फिर भी पूरी बताऊंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। ध्यान से सुने। और इसका जो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है उसे बोलते हैं टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। पहले था जो मैं बोला चमका, धीरे धीरे हम इन सब की रिलेशन निकाल लाएंगे। अगर मैं इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करूं तो क्या y और x में रिलेशन होगा? किसमें रिलेशन होगा? कोई बुराई वाली बात? अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे सोच लो। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुने आप सभी लोग, आपको दिखाई देगा। अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो x डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में? अगर मैं जहां से फेंका गया उसका ओरिजिन मालूम तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या वो ux into t होगा? अरे क्या होगा? क्या होगा? ux into t। अच्छा, बाहर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा? uy t माइनस हाफ ऑफ gt²। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। ओ हो। अच्छा, अब ध्यान से देखो तो अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी चाहिए तो क्या टाइम को एलिमिनेट कर दें? टाइम को क्या कर दें? क्या कर दें? ओहो, टाइम को एलिमिनेट कर दें। टाइम की वैल्यू लिखी जा सकती है x by ux, यानी कि y बराबर uy x by ux, x by ux माइनस हाफ ऑफ g x स्क्वायर by ux स्क्वायर। भाई ux uy तो कांस्टेंट है। क्या इट्स इक्वेशन ऑफ पैराबोला? क्या पानी ढुलता हुआ? मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल। अरे हाँ ना बोल। हमने प्रूव भी एक्सेलरेशन में अगर u और इसके बीच में कुछ एंगल हो तो क्या अपना पार्टिकल का पाथ पैराबोला होता है? अरे क्या होता है? अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। प्रूव कर दिया। इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या बोलते हैं? जो आपने किताबों में रटी उसे मैं आपको समझा देता हूं। क्या uy की वैल्यू रख दो u sin थीटा? क्या रख दो? u sin थीटा। और ux की क्या रख दो? अरे नॉर्मल प्रोसीजर तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डरो मत। जो आप पहले पढ़ चुके हो उसी को एक बार और रिपीट कर रहा हूं। बस आपको ऐसा लग रहा है सवाल है तो बहुत आसानी से आ गया, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो उस बात को। y बराबर ux, ux की uy के लिए रखो u sin थीटा, इसके लिए रखो u cos थीटा। तो sin u ने u को मार दिया। y इक्वल्स टू x tan थीटा। अरे हाँ ना बोल, माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। पहले तक क्या ये सबको समझ आई? क्या दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो आपने सुनी हुई है? अरे हाँ ना बोल। y बराबर x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा
इसमें बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, पर एक्स स्क्वायर और ये एक्स अपना है, इसलिए ये अपना पैराबोला है, वो भी पानी धुलता हुआ। और छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सी कोर्स की बात। भाई साहब, इस दूरी को बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? अगर आप बहुत ध्यान देखो, अगर आप घूम फिर कर यहीं पर आ गए, अगर आप घूम फिर कर यहीं पर आ गए, मतलब आपका वाई में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? वाई में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? मतलब क्या टाइम ऑफ फ्लाइट तब होगी जब वाई जीरो हो जाएगा? जब वाई क्या तब टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगी? तो वैसे वाई को जीरो के बराबर कर दो। वाई को जीरो के बराबर करोगे तो दिखाई देगा u by t, y equals to जीरो का मतलब u by t equals to half of gt square। बोल यस और नो? y of gt square, इसके दो सॉल्यूशन है। t equals to जीरो, क्या t equals to जीरो पे मैं यहीं पे था? और जो दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट आएगी क्या वो अपना 2u by g, या आप रख सकते हो 2u sin थीटा by g। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, मैं तो 2u by g रखता हूँ, थोड़ा आसान रहता है, ताकि वो थीटा उठा कुछ भी इधर करे, कोई बुराई वाली बात। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर भाई। कौन सी डायरेक्शन में रफ्तार चेंज नहीं हो रही है? किसमें चेंज नहीं हो रही है? किसमें चेंज हो रही है? वाई में। एक्स में चेंज। जब मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचूंगा तो क्या जीरो हो जाएगा? क्या वी वाई जीरो हो जाएगा? क्या जीरो हो जाएगा? पर क्या यूएक्स उतना ही रहेगा? तो एच मैक्स वाई में ही लिखना है तो लिखा जाएगा जीरो स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस जी इंटू एच मैक्स। पहले तो ये सबको चमका। अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? तो सिंपल सा प्रूफ, एच मैक्स की वैल्यू कितनी आई? एच मैक्स की वैल्यू आई यू वाई स्क्वायर बाई 2g। अरे सब फॉर्मूले वो ग्रेविटी वाले ही है। क्या पहले टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी था? उसकी जगह 2u बाई जी लिखना है। क्या एच मैक्स यू स्क्वायर बाई 2g था? क्या उसकी जगह u वाई स्क्वायर बाई 2g लिखना है? डरने की जरूरत? ओहो, कोई डरने की जरूरत नहीं। तो भाई साहब, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। भाई साहब, हाइट आ गई, टाइम आ गई, रेंज बच गई। क्या बच गई? यहां से लेकर यहां तक इसको चलाया किसने? ux ने। किसने चलाया? किसने चलाया? कितनी देर तक? टाइम ऑफ फ्लाइट तक। कितनी देर तक? अगर आप रेंज को बहुत ध्यान से देखो तो रेंज आपको दिखाई देगी। रेंज आपको दिखाई देगी 2ux uy by g। ध्यान से देख, ux इंटू टाइम पीरियड, ux इंटू और टाइम पीरियड क्या है? 2uy by g। अब देख, ux को रख u cos थीटा, uy को रख u sin थीटा। क्या आंसर आया? u स्क्वायर sin 2 थीटा by g। तुम्हारे प्राण प्रखेरु, अरे हाँ ना तो बोलो। ये तीनों चारों फॉर्मूले याद होने, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? एक मिनट, चलो उतार लो कुछ तो। A particle is projected at an angle of 37 degree with a speed of 50 मीटर पर सेकंड। फाइंड आउट द रेंज। क्या कर सकता है? फाइंड आउट द हाइट मैक्स। क्या बता सकता है? अरे हाँ ना बोल, सोच ले। टाइम ऑफ लाइट क्या सब कर सकता है? एक सवाल दे रहा हूँ, ओरली करना। ओरली टाइम ऑफ लाइट और एच मैक्स बताना है, पेन मत चलाना। ओरली पेन मत चलाओ। A particle is projected with speed 50 मीटर पर सेकंड at an angle of 37 डिग्री। टाइम ऑफ लाइट और एच मैक्स ओरली बताओ, पेन मत चलाओ। बताओ ना, टाइम ऑफ लाइट 6 आ गया क्या? कोई बुराई? 50 से फेंका 37 डिग्री पे तो हॉरिजॉन्टल 40 और वर्टिकल 30। तो टाइम ऑफ लाइट आई 2 × 30 बटे 10। क्या 6 सेकंड आई? यार हाँ ना बोल। एच मैक्स ओरली सब लोग बोलेंगे। नहीं आया तुमसे? यू वाई स्क्वायर बाई 2g, 30 का होल स्क्वायर बाई 20, 30 का होल स्क्वायर बाई 20 का मतलब 900 बटे 20, 90 बटे 2, 45। अरे यार, मुझे लगा ही तुम्हें आया। नहीं आया। टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी आई? 6। कितनी आई? 6। टाइम ऑफ फ्लाइट आई 6 और यूएक्स कितना है? 40। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू 40 ही आंसर है रेंज का? किसका? अब एक बात अपने मन से पूछ पहले तो, कोई भी पार्टिकल का u थीटा दिया हो, क्या तू रेंज एच मैक्स ये निकाल सकता है? ऐसे 25-50 सवाल मिल जाते हैं, पर इनमें करने में कोई खास बात ना। मैं इसमें और कराने वाला हूँ। क्या जो मैं बोला चमका? छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बढ़ाता हूँ।
मैं आपसे पूछूं इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो हुई? नो सर, क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो हुई? क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो हुई? काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहां पर है? बोलो क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस देन, नहीं सॉरी, डिक्रीजेस देन, अरे नहीं आया, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस देन एंड मिनिमम एट, पर जीरो कभी भी लिख लो। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, सॉरी डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस एंड मिनिमम एट एच मैक्स। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस एंड मिनिमम एट एच मैक्स, एंड मिनिमम एट एच मैक्स। बहुत बढ़िया साहब, अच्छा लगा, सुंदर लगा। हाँ, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल स्पीड बड़ी घटी, सब पहले जब नहीं वेलोस जो स्पीड है वो पहले बड़ी घटी, पहले घटी फिर। मैं आपसे पूछूं ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? आर बाई टी आंसर नहीं हुआ। मेरा सवाल सबको समझ आया? व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग, सब लोग बोलेंगे व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल? कितना? तू ध्यान से देख तो क्या एवरेज वेलोसिटी है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मेरी बात सुनो, देखते उधर रहो। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? आर अपॉन टाइम पीरियड। ध्यान से देख तो भाई साहब, आर होता ही यूएक्स टी अपॉन टी, टी ने टी को, क्या आंसर इज यू कॉस थीटा। अबे लॉजिकली भी सोचो तो यू कॉस थीटा चेंज ही नहीं हो रहा, यू कॉस थीटा तो, और क्या यू साइन थीटा ऊपर से नीचे हो गया है, तो क्या उसका एवरेज तो जीरो हो गया है, बचा क्या सिर्फ यू कॉस थीटा। तो लिख लो एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल इज यू कॉस थीटा। एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल इज यू कॉस थीटा। ओहो, अच्छा लगा सुन के, बढ़िया लगा। और छोटी छोटी बातें करते हैं। देखो कोई क्या पूछ सकता है अपने से? पूछो, लो पूछो, हमें कौन सी दिक्कत है? क्या क्या पूछ सकता है देखते हैं, है ना? सवाल के माध्यम से क्या पहले से सीख लेते, फिर कुछ भी पूछ हमसे पूछ सकता है। भाई साहब बताओ, किसी भी टाइम डी पे क्या एक्स होगा, क्या वाई होगा? पोजीशन वेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। पोजीशन वेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। uxt I कैप uyt माइनस gt, सॉरी पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूं, uxt I कैप प्लस uyt माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर j कैप। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। ये x कोऑर्डिनेट है और ये क्या x, y पूछे कोई खास बात है? मैं आपसे सवाल पूछूंगा, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट आफ्टर 2 सेकंड। क्या बता सकता है? क्या फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट आफ्टर 2 सेकंड, 3 सेकंड, क्या बता सकता है? ऐसे सवालों में कोई दिक्कत? मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, क्या बता सकता है? तो वेलोसिटी वेक्टर जो अपना होगा उसे फिर से डिफरेंशिएट कर लें तो क्या लिखा जाएगा? ux I कैप प्लस uy माइनस gt j कैप। क्या मैं तेज बोल रहा हूँ या समझ आ रहा है? मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ, किसी भी टाइम टी पे क्या आप x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, ux और uy निकाल सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ कोई आपसे स्लोप पूछ ले, स्लोप ऑफ द कर्व, क्या वो भी बता सकते हो? क्या स्लोप ऑफ द कर्व असलियत में होगा tan थीटा इक्वल्स टू vy बाई vx। ध्यान देख क्या होगा, अगर आपका पार्टिकल यहाँ पे ऐसे है, इसकी वेलोसिटी ऐसे है, तो क्या ये हो गया ux और ये हो गया vy, क्योंकि ux चेंज, अरे हाँ ना बोल। तो सोच के देखो तो स्लोप क्या लिखना चाहिए? लिखना चाहिए tan थीटा इक्वल्स टू vy बाई vx, और क्या vy है uy माइनस gt अपॉन ux। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो स्लोप लिखना भी कोई खास बात, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अगर कोई आपसे स्पीड पूछ ले कि स्पीड क्या है किसी भी टाइम टी पे, तो आप स्पीड सिंपली लिखोगे अंडर रूट ऑफ ux स्क्वायर प्लस uy माइनस gt का होल स्क्वायर। मैं इन फॉर्मूलों से डरो मत, मुझे रटे हुए नहीं है ये। क्या किसी भी टाइम टी पे कुछ भी पूछ ले मुझे आता है? अरे हाँ ना बोल। वैसे पूछा नहीं जाएगा, पर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, तो आप डिस्प्लेसमेंट अगर पूछोगे तो क्या डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस
और क्या x की वैल्यू और y की वैल्यू ये रही? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया। ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? अगर किसी भी टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो वो ये वैल्यू है। पहले बता जो मैं बोला चमका। अगर कोई डिस्टेंस पूछ ले तो भूल गया तू। हालांकि तटा पूछा नहीं जाता हाउ यू विल कैलकुलेट डिस्टेंस। अरे क्या पूछ लेगा? डिस्टेंस क्या होता है? क्या इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ v dt। मॉड ऑफ v ये है। अरे हाँ ना बोल। वो बहुत गंदी सी इक्वेशन आएगी, वो बात अलग है, पर सॉल्यूशन तो ऐसे ही होगा, इसमें कोई शक वाली बात। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या पूछेगा और आपसे क्या पूछ लेगा भाई? वेलोसिटी पूछ ले, स्पीड पूछ ले, एवरेज वेलोसिटी पूछ ले, डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, कोऑर्डिनेट पूछ ले, डिस्टेंस पूछ ले। क्या पूछेगा? प्रोजेक्टाइल में कुछ बचा ही नहीं है। अरे यार अब इन पे तू बोल, मैं 500 सवाल बना सकता हूँ, मुझे कौन सी दिक्कत आ रही है वहाँ? तू बोले तो 2-4 बना दूं, तू बोले तो थोड़े ठीक ठाक बनाऊं। एक मिनट पहले, अभी तक के प्रोजेक्टाइल में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या? सुनना अच्छे से कि मैं रेंज हाइट टाइम ऑफ लाइट क्या निकाल सकता हूँ? रेंज हाइट टाइम ऑफ लाइट बोल यस और नो। मैं रेंज हाइट टाइम ऑफ लाइट निकाल सकता हूँ। क्या मैं किसी भी समय पे कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ? क्या मैं किसी भी समय पे स्पीड निकाल सकता हूँ? यार हाँ ना बोल। क्या मैं किसी भी समय पे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ? क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? क्या मैं स्पीड निकाल सकता हूँ? ये कॉन्फिडेंस होना तो आधे से मतलब ये समझ 70% प्रोजेक्टाइल तो खत्म हो गया। 70% प्रोजेक्टाइल तो खत्म हो गया। हम थोड़ा अच्छे लेवल के सवाल करेंगे, नो डाउट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बट बेसिक तो यही है। बेसिक तो इसके आगे इसमें कुछ है नहीं खास। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, उतार लीजिए इसे आप सब लोग। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे उतार लिया क्या? एक ठीक ठाक से सवाल करते हैं। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड, देखो पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 20√2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 20√2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। फाइंड आउट द टाइम when velocity makes an angle of 82 degree. When the velocity makes an angle of 82 degree with the initial velocity vector. A particle is projected with speed 20√2 meter per second at an angle of 45 degree. Find out the time when the velocity makes an angle of 82 degree with the initial velocity vector. With the initial velocity vector. (82) correct. जब भी लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले। हाँ भाई कितना? 0.8। चलिए आइए मैं बताता हूं। किताबों में थोड़ा आसान दिया होता है, मैंने थोड़ा अच्छा करा। एक पार्टिकल फेंका गया कितनी रफ्तार से? 45। कितनी रफ्तार से? 20। बहुत बढ़िया साहब। 20√2 45। पूछा गया बताओ रफ्तार समय क्या होगा जब रफ्तार इससे 82 डिग्री बनाए। इससे, अब ध्यान से देखो, इससे 82 का मतलब यहाँ कहीं, 82 का मतलब ये 37 है। ध्यान दे, मतलब रफ्तार ऐसे होनी, ऐसे रफ्तार यहाँ कहीं होगी, यहाँ कहीं का मतलब ये 37 है। मान लो, ध्यान से सुनना अच्छे से, इस 20√2 का इधर कंपोनेंट क्या 20 है। पूरे प्रोसेस के दौरान 20 कभी भी चेंज, अरे नहीं आया, 20 कभी भी चेंज। ये एंगल 37 है तो क्या By निकल आएगा? अरे क्या निकल आएगा? ध्यान से देखिए तो tan 37 क्या चीज?
1037 दैट इज 3/4 इक्वल्स टू Vy/20। अरे हाँ ना बोल। तो Vy की वैल्यू आई 15 और नीचे की तरफ है मतलब क्या -15। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अब फॉर्मूला लगा दो Vy इक्वल्स टू Uy प्लस Ay इंटू टी। Vy की वैल्यू -15, Uy की वैल्यू 20, -10 इंटू टी। 5 से मारो -3, 4, -2t। अरे कितना आया? अरे कर लो ना 2t इक्वल्स टू 7/2 3.5 सेकंड। यार तुम्हें दूर दूर तक समझ। किसी ने अगर करा होगा ना तो उन्होंने 90 डिग्री वाला करा हुआ होगा तो उसको डॉट डॉट से करा होगा और वो सिर्फ वही काम करेगा। इसलिए मैंने जनरल कराया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। 90 डिग्री वाला इससे बहुत आसान होता है। यार तुम्हें समझ नहीं आया यार? आया कि नहीं आया? अब सोच में बहुत सारे सवाल बना सकता था। अरे यार देख मैं कैसे सवाल बना। देख दूसरा सवाल सुन। बनाऊंगा नहीं, सुनना। मैं क्या करता मनी मन सोचता क्यों ना 53 डिग्री पे फेंकूं। हाँ कितने पे फेंकूं? 53 पे फेंक लेता हूं, 50 से फेंक लेता हूं और बच्चे को देख ये एंगल 30 अगर लेना है तो बच्चे को बोलूंगा 83 कब बनाएगा। अरे यार बच्चे को बोलूंगा तो दोनों अच्छे एंगल भी हो गए। यार तुम्हें आया ही नहीं यार। मैं ऐसे ही सवाल बना रहा हूँ, कभी ये कराता हूँ कभी वो कराता हूँ कभी और कोई चाऊ बैच तो 90 वाला कराता हूँ। अरे यार क्योंकि मेरे मन में कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है। बार बार कहता हूँ क्या रिपीट होगा? सवाल रिपीट नहीं होगा। क्या रिपीट होगा? सो ट्राई टू लर्न कॉन्सेप्ट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सवाल बनाने वाला सवाल कैसे बना रहा है। मैं तुम्हें सवाल बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं। अभी तुम उस काबिलियत तक नहीं आए हो, न तुम्हारा वो एरिया है। पर ये समझ में आना, तुम्हें मेरी बातें समझ आती है? बोलो क्लैरिटी है? पक्की बात? तो और अच्छे अच्छे सवाल अपन प्रोजेक्टाइल पे करेंगे अगले टर्न। तब तक के लिए आपसे लेता हूं विदा। सायोनारा, बाय बाय। होमवर्क आपको दे चुका हूं।